हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल लिमिटेड के बारे में। तो ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में रहा करता था और इसमें से मैंने लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट लिया है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसमें जर्नी किस तरीके से रही है मेरी ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और लेटेस्ट इसमें अभी क्या अपडेट्स है, अभी शेयर कैसा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसका वेबसाइट, और यहाँ पर आप वेबसाइट में देख सकते हो कि ये गवर्नमेंट का यहाँ पर सिंबल आ रहा है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मोस्ट ऑफ जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है वहाँ पर आपको ये सत्यमेव जयते का ये चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। तो और यहाँ पर आपको इनके जो भी 75 ईयर्स का हमारा फ्लैग, ये इंडियन फ्लैग, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, और यहाँ पर जो मंत्री है, यहाँ पर इनके प्रोग्राम जो भी हुए हैं या तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, ठीक है। तो जो भी योजना रखी होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल्स भी मिल जाएगी। तो ये भारत सरकार की कंपनी है, और यहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है ये मिनी रत्न कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और शेड्यूल ए के अंदर है ये, और मिनी रत्न कैटेगरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज़ ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड एज अ मैग्नीजोर, ठीक है। इसका पहला नाम ये था, फिर इसके बाद ये चेंज हुआ है, और इसके बाद इसको मॉइल करके जाना जाता है, ठीक है। तो ये चेंज फ्रॉम मैग्नीजोर से ये मॉइल हो गई, मॉइल लिमिटेड कंपनी नाम से ये जाने लगी। और ये कब से है कंपनी, तो यहाँ पर देख सकते हो ये 1962 यहाँ से ये कंपनी स्टार्टेड है, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। और ये कंपनी का बिज़नेस क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये कंपनी के बिज़नेस के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर व्यू मोर में आपको और भी डिटेल्स में ये इसके बिज़नेस के बारे में भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये कंपनी का बिज़नेस है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मॉइल प्रोड्यूसेस एंड सेल डिफरेंट ग्रेड ऑफ मैग्नीज और, ठीक है, मैग्नीज, फेरो मैग्नीज यहाँ पर आप देख सकते हो, और सिलिको मैग्नीज, और प्रोडक्शन ऑफ हॉट मेटल और केमिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो ये कंपनी इसमें बिज़नेस करती है। ड्राई बैटरी सेल्स और डाइऑक्साइड ये बनाती है कंपनी, तो ये कंपनी का बिज़नेस है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, और ये कंपनी ये बिज़नेस से कितना कमा लेती है, इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद कंपनी है या नहीं है, तो ये चीज़ें हम इसके फंडामेंटल से जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है। तो निफ्टी का आज हाल क्या रहा है, फिर साथ में इसके शेयर का भी हाल हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज के दिन देखो निफ्टी जो है गिरावट हमको देखने मिल रही है। तो ये है 13 अक्टूबर का डे, और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये 109 रुपया 109 पॉइंट से ये गिरावट हमको देखने मिली है। तो फिलहाल अभी भी निफ्टी जो चल रहा है यहाँ पर हाई से और लो से बीचों बीच चल रहा है। तो यहाँ पर इस वजह से बहुत सारे शेयर्स भी अभी डाउन में ही आपको देखने मिलते रहेंगे, ठीक है। और ओवरऑल मार्केट भी अगर देखेंगे तो यूएस का फ़िलहाल तो मार्केट अभी गिरावट में है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा बहुत हल्का बहुत पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर जो एशिया के मार्केट है, ठीक है, तो एशिया का मार्केट गिरा हुआ है, तो हम एशिया के अंदर ही आते हैं। तो ये कल के दिन के लिए भी हमको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मार्केट रहने वाला है। लेकिन आज के दिन देखो हमारे पूरे इंडेक्स जो है वो रेड में दिखाई दे रहे हैं, तो गिरावट आज के दिन काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिलहाल अभी हम इसका शेयर देख लेते हैं, तो शेयर का भाव क्या चल रहा है और उसका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है एक साल से, ठीक है। तो ये मार्केट दिखाने का एक ही वजह है, क्योंकि मार्केट के वजह से ही शेयर का परफॉर्मेंस होता है। तो एक साल से मार्केट किस तरीके से चल रहा है ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी शेयर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर मैं मोबाइल का शेयर आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मनी कंट्रोल पे इसका भाव आप देख सकते हो। लगभग यहाँ पर एनएससी का जो प्राइस आ रहा है 151 का इसका प्राइस है, 13 अक्टूबर का ये प्राइस है, ठीक है। और फिलहाल ये अभी
लो से थोड़ा सा ऊपर है और इसका लो 137 का बता रहा है और इसका हाई जो बता रहा है 197 का। तो फिलहाल हाई से काफ़ी ये डाउन में है और लो के आसपास है। तो इस वजह से ये जो शेयर है फिलहाल लो के भाव पे मिल रहा है, लेकिन इसको लेना चाहिए लो पे है तो या नहीं लेना चाहिए, तो ये आगे हम पूरा डिटेल देखने के बाद ये डिस्कस करेंगे कि ये शेयर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे यहाँ पर देखते हैं इसके और भी चीज़ें डिटेल्स। जो साथ इसके अंदर यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ नज़र आ रही है जिसमें इसका ईपीएस अच्छा है बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वीकनेसेस की बात करेंगे तो वीकनेसेस इसमें म्यूचुअल फंड माल इसका बेच रही है, यानी ये शेयर्स बेच रहे ऐसा ये बता रहा है। जो 3 वीकनेसेस है उसमें से ये एक वीकनेस है। और अपॉर्चुनिटी इसमें बता रहा है कि ये जो इसका पी है वो काफ़ी अच्छा है 3 और 5 साल के मुकाबले, तो ये एक अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। और ये कंपनी में ज़ीरो थ्रेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो थ्रेट नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर मार्केट कैप देखो 3000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। और इसका यहाँ पर जो डिविडेंड है लगभग 4% देखो आपको बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आपके पैसे इस तरीके से आप समझ के भी इन्वेस्ट करोगे तो समझो कि आपको 4% तो ये आपके बैंक अकाउंट में ही आते रहेंगे, क्योंकि डिविडेंड बैंक अकाउंट में सीधा क्रेडिट होता है। और फेस वैल्यू 10 का आ रहा है और इसका पी देखो काफ़ी कम है फ़िलहाल। ठीक है, तो और पीबी रेशियो भी ठीक ठाक है, ईपीएस भी अच्छा है। तो यहाँ पर और भी डिटेल हम आगे देखते हैं कि और इसमें क्या अच्छी बातें हैं और क्या ख़राब चीज़ें हैं। तो चार्ट हम आगे एंड में डिस्कस करेंगे कि चार्ट वाइज, और उसके बाद हम उसमें क्या करना है ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर इसमें कौन है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट कंपनी, इसीलिए मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है प्रमोटर, यानी और ये प्रमोटर ही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट जो है। और यहाँ पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरेंस कंपनी भी, ये भी गवर्नमेंट ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट के पास है। और नीचे हम इसके और डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये इसने देखो एक वीक में ख़राब परफॉर्मेंस किया है। चलो एक वीक में 2% का लॉस है, तो इतना बड़ा कोई लॉस नहीं है 1 वीक का, लेकिन एक महीने का ये 10 साढ़े 10% तक इसने लॉस दिया है। ठीक है, और यहाँ पर 3 महीने के देखेंगे तो यहाँ पर देखो 3 महीने में इसने 3.25% का प्रॉफिट दिया है। और YTD की बात करेंगे तो YTD देखो 10.5% का इसने लॉस दिया है। ये YTD यानी जनवरी से अभी तक, तो फिलहाल 10 महीने में 10% का लॉस दिया है, तो ज़्यादा लॉस यहाँ पर देखने नहीं मिल रहा है। और 1 साल से जो इन्वेस्टेड है उसको भी 10% या 10.5% का लॉस दिया है, लेकिन जो 3 साल से जो इन्वेस्टेड है उसको 14% का प्रॉफिट दिया है। तो 3 साल के हिसाब से 14% का प्रॉफिट कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, फिर भी कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट से समझो कि या सेविंग अकाउंट से तो बेटर रिटर्न है 3 साल के अगर देखा जाए तो, प्लस आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। तो लगभग 7-8% या 10% के हिसाब से 8% के हिसाब से आप रिटर्न जोड़ लो जो इसके साल के आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर चीज़ें और इसमें टारगेट्स नज़र आ रहे हैं। तो शेर खान इसको बाय का रिकमेंडेशन दिया था इसने 5 अगस्त में 195 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो शेर खान ने ये टारगेट बताया था। और यहाँ पर डिटेल और देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो 2 अगस्त को ईयर ऑन ईयर के ये जो रिज़ल्ट्स हैं, जो नेट सेल्स ये ग्रो हुआ है 28% से, ये पॉजिटिव न्यूज़ था। और उसके बाद ये पुराने भी न्यूज़ इसके अप ही है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो और भी पुराने न्यूज़ है जो अभी फ़िलहाल काम तो नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पर टारगेट जो है इसके, ठीक है, ये 220 का जो टारगेट शेर खान, तो शेर खान कंटिन्यूसली इस पे टारगेट दे रहा है। और यहाँ पर इसका अभी मनी कंट्रोल की यहाँ की जनता फोरम इसके बारे में इसको 100% बाय का रिकमेंड कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर उनके कमेंट्स भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो शेर खान के पूरे, ये शेर खान ही रिकमेंड करते आ रहा है पहले से, आप देख सकते हो 3 बार उसने दिया। तो एक बार 195 का टारगेट दिया है, फिर इसके पहले इसने 220 का दिया था, और उसके पहले भी यहाँ पर जो 14 फरवरी को इसने 220 के ही टारगेट दिए थे। ठीक है, और यहाँ पर ये आनंद राठी का टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आनंद राठी ने टारगेट्स क्या दिए हैं, तो ये 1 जुलाई को
पुराना टारगेट है तो 240, तो इसके टारगेट्स शेर खान और आनंद राठी दोनों ने दिए थे और एमके ग्लोबल ने तो होल्डिंग का टारगेट दिया था। तो मोस्ट ऑफ इसके टारगेट अचीव हुए नहीं हुए ये सारी चीज़ें हम चार्ट में देखेंगे। तो चार्ट जब देखेंगे तब उसका क्या हाई रहा है क्या लो रहा है उससे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनसाइडर ट्रांजैक्शन, तो ये सेलिंग बायबैक दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बायबैक किया है, ये शेयर्स फिर से ख़रीदे हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। तो जो भी इनसाइडर ट्रांजैक्शन होते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। और फाइनेंशियल इसकी बात करेंगे तो फाइनेंशियल देखो कंपनी के किस तरीके के रहे हैं। तो फाइनेंशियली कंपनी यहाँ पर 2018 से देखो थोड़ा ग्रोथ दिखा हमको रेवेन्यू के अंदर, फिर उसके बाद गिरावट हमको दिखी सेल्स के अंदर, रेवेन्यू के अंदर, फिर उसके बाद थोड़ा सा अप हुआ, फिर उसके बाद और थोड़ा अप हुआ। तो यहाँ पर सेल्स अच्छे रहे हैं, ठीक है। तो अप एंड डाउन तो वैसे होता ही है। और यहाँ पर कोविड का टाइम था 2020 अगर याद होगा तो सबको, ठीक है। तो और यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी सेम उसी तरीके से परफॉर्म करता है। तो 2018 से 19 में बढ़ा, फिर यहाँ पर 20 में कम हुआ, फिर उसके बाद और कम हुआ, फिर यहाँ पर 2022 में फिर से सेल्स बढ़े या नेट प्रॉफिट बढ़ा। तो यहाँ पर ये चार्ट भी इसी तरीके से हमको शायद देखने मिल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट पे ही चार्ट भी काम करते हैं या प्राइस भी उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखो कंपनी का किस तरीके का रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सबसे ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग है, प्रमोटर ने सबसे ज़्यादा शेयर्स लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये जो पब्लिक है इनका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 17.5% है। और यहाँ पर देखो DIS जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनका भी 12% है, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने भी पैसा लगाया है इसके अंदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने। और यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर इन्होंने भी अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है। तो इन्वेस्टर ने काफ़ी ज़्यादा और अच्छा पैसा इसमें लगाया हुआ है, तो ये चीज़ अच्छी भी है। और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इसके प्रमोटर ने देखो स्टेबल ही रखा है, बीच में बाद में इसने थोड़ा बहुत शेयर्स खरीद लिए और थोड़ा ग्रो हो गया, ठीक है। तो शेयर्स बढ़ा दिए प्रमोटर ने, तो ये भी चीज़ अच्छी है। और फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें कितने इन्वॉल्व है देखो 68 लोगों ने लिया है, इसमें पैसा लगाया है। रिसेंटली अभी एक माइनस हुआ है, एक कम हुआ है, और इतनी होल्डिंग है फॉरेन के इन्वेस्टर की, और ये थोड़ा सा ये बढ़ा भी है, ठीक है। और यहाँ पर 9 म्यूचुअल फंड है जिसमें से एक कम हुआ है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इतनी है देखो 12% DIS है, उसके अंदर से म्यूचुअल फंड, ये DIS के अंदर ही म्यूचुअल फंड आते हैं, उसमें से जस्ट थोड़ा ही % यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड का लगभग 1.5% तक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल तो हमने देख लिया, थोड़ा स्क्रीनर पे भी इसका डेटा देख लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं बाकी जो भी मिसिंग इसमें है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनर पे इसका जो मॉइल का बारे में बताया है कि इसका जो ROC है काफ़ी ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, डेट कैपिटल इक्विटी कैपिटल को मिला के ROC होता है, तो ये अच्छी बात है। रिटर्न्स काफ़ी अच्छे जनरेट कर रही है कंपनी, और ROE भी काफ़ी अच्छा है, ये भी चीज़ अच्छी है, ROC भी अच्छा है, तो ये कंपनी का अच्छा होना चाहिए। डिविडेंड भी अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, और P भी इसमें अच्छा है। तो ये सारी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिल रही है नेगेटिव के मुकाबले। और यहाँ पर हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो पॉजिटिव इसमें देखो 2 चीज़ें यहाँ पर फिलहाल तो पॉजिटिव बता रहा है, और 2 नेगेटिव भी चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव यहाँ पर देखो सबसे पहले है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहा है। तो डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त है, तो ये पॉइंट अच्छा होता है कि कंपनी थोड़ा सा डेट फ्री भी है, या कर्जा कम भी हो सकता है, या कंपनी कंप्लीटली कर्ज मुक्त है। तो ये भी हम नीचे देखेंगे इसके कर्ज कितना है या नहीं है, तो ये भी हमको देखना है। और डिविडेंड देखो कंपनी कितना देती है, तो फिलहाल कंपनी डिविडेंड देती है लगभग 63% का, ठीक है। तो 63% डिविडेंड पे आउट है, ये भी चीज़ कंपनी अच्छा ही दे रही है, इस वजह से ये भी पॉजिटिव में आ रहा है। और लेकिन नेगेटिव चीज़ें इसमें क्या है, तो कंपनी के सेल्स पुअर है, ठीक है। तो सेल्स का ग्रोथ अच्छा नहीं है, ठीक है। रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर रही है लेकिन सेल्स का ग्रोथ अच्छा नहीं है, यहाँ पर ये मैं आगे आपको दिखा दूंगा। और 3 साल के भी यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी
इतने अच्छे नहीं है 3 साल के हिसाब से, ठीक है। और पीयर कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये कंपनी किसके साथ कंपेयर में आती है, तो यहाँ पर कोल इंडिया है, वेदांता है, एनएमडीसी है, KIOCL है, GMDC है, और यहाँ पर ये छठे नंबर पे है। फिर उसके बाद मैथानॉलॉय है। तो फिलहाल इसका मार्केट कैप के हिसाब से ये छठे नंबर पे फ़िलहाल ये कंपनी है। और इसके रिज़ल्ट्स, यहाँ पर क्वार्टरली रिज़ल्ट्स देखो किस तरीके से रहे हैं। तो रिज़ल्ट देखो 2019 से लेके 2022 तक कंपनी ने सेल किया था 280 करोड़। अभी यहाँ पर सेल बढ़ के 2022 में 376। तो सबसे ज़्यादा सेल इसने किया था लगभग ये मार्च 2022। तो सेल्स में ग्रोथ तो हमको देखने मिला, लेकिन उसके पहले मार्च 21 में भी अच्छा किया था इसने 450 करोड़ का। तो फिलहाल तो ग्रोथ थोड़ा हल्का फुल्का ग्रोथ हुआ है बीच में। यहाँ पर देखो इसको ये चीज़ को थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 2020 का टाइम ख़राब टाइम था, कोविड का टाइम था, इस वजह से। तो ये टाइम पे थोड़े सेल्स थोड़े कम हो गए रहेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद भी थोड़े सेल्स कम हुए तो थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक लगता है, लेकिन उसके बाद सेल्स देखो मार्च में काफ़ी अच्छे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद हम देखेंगे इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी कर रही है, ले रही है 40%, 33%, फिर थोड़ा मार्जिन कम हो गया देखो, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पर भी मार्जिन कम देखने मिल रहा है। तो वो मार्जिन कब कम होता है, तो जब इसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो कम होता है। तो यहाँ पर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 7 करोड़ है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब कम हो जाता है, जैसे यहाँ पर 6 करोड़ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, तो ही कंपनी के सारी चीज़ें पॉजिटिव हमको देखने मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो देखो यहाँ पर अच्छा खासा 46% कंपनी ने मार्च में किए थे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पर 39%, तो लगभग काफ़ी अच्छे हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा कंपनी ले रही है। और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का देखो काफ़ी अच्छा ही है। यहाँ पर हम मार्च की बात करेंगे तो मार्च में देखो इसका नेट प्रॉफिट 131 का रहा है, ठीक है। जून में थोड़ा सा कम हुआ है, और लेकिन यहाँ पर ग्रोथ तो हमको देखने मिली है जून के क्वार्टर से। ये जून के क्वार्टर से थोड़ा बढ़ते ही देखने मिल रहा है, लेकिन उसके पहले काफ़ी कम भी था। तो लेकिन ग्रोथ तो हमको देखने ही मिल रहा है, ग्रोथ तो हो रही है कंपनी के अंदर, नेट सेल्स के, नेट प्रॉफिट के अंदर भी और सेल्स के अंदर भी। तो ये चीज़ें अच्छी है। और प्रॉफिट एंड लॉस में इसके 10-11 साल से या 11 साल 12 साल के हिसाब से अगर देखोगे, तो यहाँ पर देखो मार्च 2011 से लेके मार्च 2022 लगभग 11 साल कंप्लीट। और उसमें सेल्स देखो कितने रहे हैं, तो 1100 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, अभी यहाँ पर 1400 करोड़। तो देखो 10-11 साल के अंदर कोई सेल्स में ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने नहीं मिल रही। 10-11 साल से जस्ट 300 करोड़ ही बढ़ गया है। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ देखने नहीं मिली, ये चीज़ इन्होंने बताई है। और यहाँ पर इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखो स्टार्टिंग में 67% निकल जाता था, क्योंकि एक्सपेंस काफ़ी कम होता था, खर्चे ही कम हो रहे थे। तो खर्चे कम होना ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलना। तो यहाँ पर प्रॉफिट देखो काफ़ी अच्छा 2011 में करती थी, उस मुकाबले तो फ़िलहाल अभी के प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। अगर मार्च 2022 के देखोगे तो देखो काफ़ी कम यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी ने किए हैं। तो इस हिसाब से कंपनी में ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ तो प्रॉफिटेबिलिटी और नेट प्रॉफिट में तो चीज़ें नहीं देखने मिल रही, और सेल्स में भी ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बैच देखो दे रही है कंपनी लगभग 1 करोड़ का, यानी, और यहाँ पर 0 है, मतलब कुछ नहीं दे रही थी। तो फिलहाल तभी लोन नहीं था, अभी थोड़ा बहुत रहेगा, तभी 1 करोड़ का तो कंपनी दे रही है। और भी आगे हम देखेंगे डिटेल्स। तो यहाँ पर अभी CAGR देख लेते हैं। तो CAGR देखो कंपनी में 10 साल से भी अगर आप इन्वेस्टेड रहते 2% हर साल मिलता, तो कोई ख़राब चीज़ें, काफ़ी ख़राब ये रिटर्न इसके लॉन्ग टर्म के है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये ख़राब स्टॉक तो फ़िलहाल यहाँ पर दिख रहा है। 10 साल से अगर इन्वेस्टेड रहते तो ख़राब ही चीज़ नज़र आती। और यहाँ पर 6% की गिरावट हमको हर साल देखने मिलती है। अगर 5 साल से इन्वेस्टेड रहते, 3 साल से रहते तो 4% की ग्रोथ मिलती है, 1 साल से 11। तो ये
इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म 1 साल या 1 साल से ज़्यादा को लॉन्ग टर्म ही कहा जाता है। तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर ने किसी को अच्छा प्रॉफिट दिया नहीं है, तो ये इस हिसाब से तो कंपनी ख़राब ही नज़र आ रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देखो कंपनी की बोरोविंग काफ़ी यहाँ पर ज़ीरो रही है बहुत टाइम, तो फिलहाल अभी भी ज़ीरो ही बता रहा है। तो कंपनी पर काफ़ी कम भी कर्जा है, यहाँ पर तो ज़ीरो ही बता रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। तो जो डेटा बता रहा है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो कोई चीज़ अपने मन से तो नहीं बता रहा। और यहाँ पर देखो रिज़र्व में बहुत पैसा पड़ा है, ऑलरेडी रिज़र्व थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, मार्च 2022 में, लेकिन रिज़र्व में पहले से पैसा ऑलरेडी अच्छा रहा है, पहले और भी ज़्यादा था, तो रिज़र्व का पैसा भी ये निकाल भी रहे हैं, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देखोगे तो देखो शेयर होल्डिंग में यहाँ पर स्टार्टिंग में 65 था, 65.69 था, अभी 64, तो प्रमोटर ने भी थोड़ा बहुत बेचा हुआ है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो सितंबर 2019 में एफआईज का शेयर होल्डिंग कम था, अभी फ़िलहाल एफआईज ने बढ़ाया है, तो एफआईज फॉरेनर्स इस पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डीआईज देखो 2019 में ज़्यादा थे, 13.75 थे, तो अभी 12 हो गए। और यहाँ पर पब्लिक देखो 17% थी, अभी यहाँ पर 17.5% का इन्वेस्टमेंट पब्लिक का है। तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट है सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रस्ट जो कर रहा है, भरोसा कर रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक है, उसके बाद डीआईज है, उसके बाद फॉरेन के इन्वेस्टर है। और प्रमोटर को तो होना ही चाहिए, कंपनी गवर्नमेंट की है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर सारी चीज़ें देख ली। अभी थोड़े इसके चार्ट्स देख लेते हैं, परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि चार्ट्स किस तरह रहा है, और मेरी जर्नी भी मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं, मनी कंट्रोल पे यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन किए हैं, और ये मॉइल के चार्ट यहाँ पर आपको पूरे डिटेल में यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 1 साल के चार्ट देख लेते हैं। तो 1 साल में ये शेयर देखो काफ़ी अप एंड डाउन आपको देखने मिलेगा। तो ये इस तरीके के लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये काफ़ी रिटर्न्स अच्छे दे देते हैं, किसी को 5% या 10%। लेकिन यहाँ पर गिरावट भी देखो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। जो ये इसका हाई है, तो हाई से काफ़ी ज़्यादा ये गिरा था। तो इसका हाई क्या था ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हाई है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका जो ये 1 साल के अंदर हाई था लगभग 197 का ये। तो यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो, ये 197 का इसका भाव है, और यहाँ पर इसने हाई ये बनाया था। वहाँ से इसने लो कितना बनाया यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर लो पर भी लेके आता हूँ। तो ये लो है इसका, ठीक है। तो 20 जून को इसने लो मारा था, और लो इसका रहा है लगभग, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, तो 137 का, ठीक है। 197 से 137 यानी लगभग 60 पॉइंट तो ये डाउन हुआ वहाँ से इसके, ठीक है। तो ये इसका लगभग लो है, और ये हाई रहा, तो ये 197 से यहाँ पर 137 तक आ गया। तो इतना ख़राब परफॉर्मेंस भी शेयर में हो जाता है। और जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के चक्कर में रहते हैं या काफ़ी हाई पे ख़रीदना पसंद करते हैं, उनके लिए ये सबक होता है कि कभी हाई पे ख़रीदना नहीं चाहिए। बट जो लो पे ख़रीदता है उनके लिए तो देखो हमेशा प्रॉफिट के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। तो देखो जहाँ यहाँ पर जिसने ख़रीदा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट, यहाँ पर 137 पे ख़रीदने वाले को यहाँ पर ये हाई भी एक बड़ा हाई मिल जाता है, और ये हाई है लगभग 178 का। फिर यहाँ पर और एक चीज़ मिल जाती है जो 170 के प्राइस है। यहाँ पर आपको 1 साल के अंदर देखो डिविडेंड भी देखने मिल रहे हैं, और ये डिविडेंड देखो यहाँ पर एक बार दिया है और यहाँ पर भी दिया है। तो लगभग देखो 1 साल में तो 4% के आसपास इसने डिविडेंड तो दे चुका है, और लेकिन 1 साल में काफ़ी अप एंड डाउन इसके अंदर हमको देखने मिला। लेकिन 5 साल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो 5 साल में इसने एक हाई से अच्छे बड़े एक हाई से यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जो हाई है वहाँ से ये शेयर देखो कितना डाउन तक आया, और ये हाई और डाउन में बता देता हूँ लगभग कितना है। तो फिलहाल ये जो हाई है, तो ये हाई इसका आ रहा है, यहाँ पर मैं प्राइस दिखा देता हूँ। तो लगभग ये हाई कितना बन रहा है, तो ये लगभग हाई है इसका यहाँ पर तो इसका हाई बन रहा है ये लगभग 285 का। तो 285 यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ। देखो ये 285.85 का ये हाई है, और ये
2017 में 23 अक्टूबर 2017 में ये हाई बनाया था, और उसके बाद इसने जो लो बनाया, यानी ये हाई के बाद यहाँ पर ये लो बनाया है, और इसका लो रहा है, यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो लगभग ये इसका लो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 23 मार्च 2020 को, तो 3 साल के अंदर ये शेयर का भाव देखो 85 हो गया था। ये यहाँ पर 85 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 85 भाव हुआ, और पहले कितना था, तो देखो कितना गिरावट आ जाती है यहाँ पर 285 से 85, यानी 200 रुपये आपका लॉस पर शेयर के पीछे। यहाँ पर 285 और यहाँ पर 85, ठीक है। तो 85 रुपीज़ होना, तो यहाँ पर 200 का लॉस एक शेयर ने ही आपका कर दिया। तो ये शेयर मार्केट है, रियलिटी है, इसीलिए कोई हाई और कौन सा लो हो सकता है। देखो कोई बोलेगा इतना गिरा है ले लूँ, यहाँ गिरा है ले लूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ कभी कभी शेयर के परफॉर्मेंस इसके सेल्स पे होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे होती है। तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन ये चीज़ें सिखा देती है। तो मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ ना हो और आपको ये पता चले कि कौन से टाइम पे शेयर को ज़्यादा होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर देखो इसमें मेरी बाइंग कब थी, तो ये शेयर के अंदर मेरा भाव रहा है, देखो मेरी इन्वेस्टमेंट का प्राइस बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर जनवरी में रहा है, ठीक है। तो लगभग ये शेयर में मैंने इन्वेस्ट किया था 5 जनवरी 2018 में। तो ये 2018 का प्राइस है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो हाई रहा है, तो लगभग वो टाइम पे इसका 261 का था, और मेरा प्राइस था लगभग 246 के आसपास का। यहाँ पर मेरी बाइंग थी। तो यहाँ से शेयर देखो मेरे लाइफ में ये कितना बन गया था, यहाँ पर मैंने बताया था, जैसे ये 85 का हो गया था, ये लो तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये जो प्राइस है ये 85 के रेंज में ये शेयर आ गया था, और समझ लो मेरा 247 से अगर 85 भाव आता है तो कितना लॉस होता है, तो ये आपको बता देता हूँ। और लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, कितना उसमें क्वांटिटीज़ या कितना कैसे उसको प्रॉफिट में निकाला, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर 247 से अगर हम देखेंगे इसको, अगर कितना परसेंटेज ये गिरा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो लगभग यहाँ पर ये 65% गिर गया, ठीक है। तो लगभग 65% का यहाँ पर लॉस यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ये 65% का ये लॉस अगर मैं ये शेयर में यहाँ से यहाँ तक होल्ड किया 2020, तो ठीक है। तो ये मेरा पोर्टफोलियो का हाल होता है। लेकिन ये चीज़ें होने से पहले ही मैं पहले क्या करता हूँ कि ये शेयर को मैं जब मुझे लगता है, क्योंकि देखो मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो लिया था, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए लेने के बाद ये शेयर को मैंने यहाँ पर 163 पर भी एक बार बाय किया जब ये अक्टूबर में आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये अक्टूबर में एक बार 2018 में बाय किया, ठीक है। तो यहाँ पर 163 पे देखो काफ़ी गिरने के बाद 247 से लेके 163 यानी काफ़ी ये गिरा। तो ये गिरावट में भी मैंने यहाँ पर आने के बाद फिर से ख़रीदा, तो ये गिरावट में भी यहाँ पर ख़रीद लिया मैंने। तो उसके बाद भी और भी मेरे को गिरावट देखने मिली। नवंबर 2020 की बात है, तो वहाँ पर 124 का जब भाव आया तो नवंबर 2020 में मैंने इसको ख़रीदा है। तो यहाँ पर ये ख़रीदा हुआ है जब इसका भाव 124 तक आ गया था। तो यहाँ पर ये नवंबर है, तो यहाँ पर मैंने इसको ख़रीदना चालू किया, क्योंकि देखो उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये काफ़ी टाइम से ये रिटर्न्स तो नहीं दे रहा है, बट ये जो गिरावट आई उसके बाद ये नवंबर आया, तो यहाँ पर मैंने इसको फिर से ख़रीदना चालू किया, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा भी बढ़ा, तो उसके बाद मैंने मोस्ट ऑफ शेयर्स मेरे जो लॉस में चल रहे थे, ठीक है, जो लॉस दिखा रहे थे, उनको मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ख़रीदना चालू किया कोविड के टाइम पे, और उसको मैंने फिर एक एक करके सारे शेयर्स में बेचते गया। और फिर उसके बाद में बहुत सारी यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखो लॉस को कवर करके ये प्रॉफिट, यहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं कि कोविड में प्रॉफिट हुआ, कोविड में, लेकिन कोविड में जो पुराने होल्डर थे उनको लॉस हो रहा था, जो पुराने जो अच्छे भाव पे थे या तो उनको काफ़ी लॉस हो रहा था, जो प्रॉफिट के भी सौदे थे वो भी लॉस में जा रहे थे।
तो ये रियलिटी है। लेकिन उसके बाद पेशेंस भी रखता तो ये यहाँ पर ये जिसका जो प्राइस रहेगा वो तो कभी आया नहीं। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी टाइम से जो होल्ड भी कर रहा है, तो उनको तो 2017-18 से ये प्राइस 4 साल से भी होल्ड किया तो उनको नहीं आता है। इसीलिए मैं एवरेज करता रहता हूँ, तो उससे क्या होता है कि आप प्राइस तक पहुँच जाते हो। लेकिन हमेशा अगर आपकी क्वांटिटी कंट्रोल में रहेगी तो ही ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये ख़रीदने के बाद यहाँ पर इसके बाद में ये शेयर में से लगभग कब निकला तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो लगभग मैं ये शेयर में से 2 मार्च 2021 को मैं निकल गया 164 के भाव पे। ठीक है, 2 मार्च 2021, यहाँ पर 2021 बता देता हूँ। तो मार्च 2021 में मैं ये भाव पे निकल गया। ठीक है, तो ये मार्च का भाव है। यहाँ पर जो रैली आई तो यहाँ पर 165 के भाव पे लगभग यहाँ पर मैं निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हाई भी इसका यहाँ पर 177 ये मंथ का दिख रहा है, तो इसके अंदर मैंने 165 के भाव पे ये टाइम पे मैं निकल गया। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ मुझे देखने मिला, तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको सही टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे शेयर्स जो भी मेरे पास थे सभी को निकालते गया था, और ये सारे शेयर्स मेरे रिकॉर्ड के लिए मैं रखने के लिए और साथ में आपको मेरे जर्नी से बहुत कुछ सिखाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे रिकॉर्ड में भी हमेशा रहेंगे ये सारे शेयर्स, और साथ में आपको ये शेयर से काफ़ी कुछ सीखने भी मिलेगा। तो ये यहाँ तक मेरी जर्नी थी। और ये कंपनी में मैंने प्रॉफिट कितना लिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। हर किसी को प्रॉफिट में इंटरेस्ट रहता है कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट देखो इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो पैसा है वो डूबा नहीं, और डूबा नहीं तो लेकिन प्रॉफिट लगभग मेरा मिनिमम एक टारगेट होता है 21%। मैंने रखना चालू किया कि मिनिमम तो मिनिमम 21% रिटर्न लेना ही लेना है किसी भी शेयर से। ठीक है, तो लॉस मेकिंग शेयर यहाँ पर 65% के लॉस को मैंने कन्वर्ट किया 25% के प्रॉफिट को। ठीक है, ये माइनस था, ये प्लस हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये तो कवर हो ही गया। ठीक है, ये कवर किया ही किया, प्लस यहाँ पर इतने रिटर्न्स ले लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रॉफिटेबल होना। तो मेरे लिए उसके बाद मैंने काफ़ी शेयर्स में कंटिन्यू प्रॉफिट किया, और उसके सारे वीडियोस मैंने मेरे चैनल पे डालते आया हूँ, और जो भी बाकी है वीडियोस वो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी ये टाइम से कर रहा हूँ ये चीज़ें, और 7-8 साल से ये चीज़ें करने के बाद रियल चीज़ें पता चल गई कि प्रॉफिट किस तरीके से होता है, कैसे होता है। वही चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट होता है, शॉर्ट टर्म में भी होता है, लेकिन बहुत चीज़ें सिंपल है लेकिन लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो ये चीज़ें मैं आप तक इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर ये मेरा प्रॉफिट जर्नी था। और ये शेयर कैसा है ये तो मैंने कम्प्लीटली डिटेल में बता ही चुका हूँ। इसके सारे फंडामेंटल चीज़ें, इसका बिजनेस, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया है। और आपका ये डिसीज़न होना चाहिए कि आपको ये शेयर को बाय करना है, सेल करना है, कैसा करना है। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मुझे ये शेयर यहाँ पर ख़राब ही लगता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ख़राब लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर देखोगे तो शॉर्ट टर्म के अंदर ये शेयर यहाँ पर आपको ये जो रैलीज़ रहती है वो थोड़े थोड़े रैलीज़ आपको मिल सकते हैं जब जब ये ऐसे लो मारे। तो ये जो एक लो मार के ये जो थोड़े बहुत शेयर्स में प्रॉफिट लेना है तो ही ये ठीक ठाक लग रहा है, नहीं तो ये शेयर्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसने तो फ़िलहाल अभी तक तो अच्छे रिटर्न्स दिए नहीं है। लेकिन क्या पता कि आगे इसकी सारी चीज़ें अगर अच्छी चलने लगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा भी साबित हो सकता है। लेकिन पेशेंस चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो फ़िलहाल तो मुझे अभी पेशेंस के लिए, और इतना टाइम अगर पेशेंस रखने के बाद भी अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते तो आप खुद लगेगा कि इससे अच्छा आप सेविंग में रखते हो, वो चीज़ अच्छी होती है। तो फ़िलहाल देखो अगर 4% के डिविडेंड चाहिए आपको, तो 4% के डिविडेंड के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके समझो कि आपको उतने रिटर्न्स मिल रहे हैं और आप उससे हैप्पी हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।